नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव के मिशन की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जितना फोकस प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास पर है, उतना ही ध्यान आध्यात्म और पर्यटन पर भी है। यही वजह है कि विरासत से विकास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साल 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की नींव रख रहे हैं। इसी क्रम में भारत के वेलनेस मिशन के नेतृत्व को मध्य प्रदेश ने खुद के लिए मजबूत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रयास है कि मध्य प्रदेश ग्लोबल वेलनेस हब बने। इसके लिए उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट में वेलनेस क्षेत्र के निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की। निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए खुले दिल से आमंत्रित किया और राज्य की अनुकूल निवेश नीतियों की जानकारी दी। सभी निवेशकों ने मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल और प्रगतिशील नीतियों की सराहना की और प्रदेश में निवेश के लिए संकल्प लिया। समिट में 1929 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावित हुए। मुख्यमंत्री ने समिट को लेकर कहा, मध्य प्रदेश देश का वेलनेस मिशन का ग्लोबल इंजन बनने को तत्पर है। मुख्यमंत्री ने समिट को नीति, निवेश, आध्यात्म और समाज कल्याण का संगम बताया। निवेशकों को आमंत्रण देते हुए कहा, मध्य प्रदेश आएं और भारत को विश्व गुरु बनाने की यात्रा में सहभागी बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश स्पष्ट नीति, सक्षम प्रशासन और मजबूत नेतृत्व के साथ निवेशकों को स्थायित्व और सफलता की गारंटी देता है। उन्होंने सभी वेलनेस उद्यमियों और संस्थाओं से प्रदेश में निवेश करने और उज्जैन से शुरुआत करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग ने प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने वाले राज्यों में अग्रणी माना है। अब मध्य प्रदेश वेलनेस और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेशकों के इस उत्साहजनक प्रतिसाद से प्रदेश में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है, जिससे मध्य प्रदेश को वैश्विक वेलनेस मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान मिल सकेगा। मैं अपने इस औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा हमारे अलग अलग सेक्टर में जिस प्रकार से प्रदेश की विकास की संभावनाओं को तलाशते हुए खास करके धार्मिक स्थानों पर भी जो बड़ी संभावना है, हर स्थान पर हर तरह से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे, लेकिन धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो संभावना है कि ऐसे स्थान पर चिकित्सा कराते हुए भी व्यक्ति अपने इस स्थान पर कुछ समय रुक करके हमारे देश से भी जुड़े। और इसी के सिलसिले में ये जो हमारा वेलनेस सेंटर बना रहा है, इसमें दोनों तरह से, एक तरह से धार्मिक दृष्टि से भी और हमारी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक और बाकी जितनी चिकित्सा पद्धतियां हो सकती है उस सबसे जुड़कर भी ये केंद्र और प्रमुख रूप से बने। तो आज के इस अवसर पर दिन भर के जो आयोजन में अलग अलग प्रकार के निवेशक आए, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 800 से ज्यादा हमारे अलग अलग देश के सुनाम धन्य बड़े बड़े घरानों ने यहाँ के अपनी इस आयोजन में भागीदारी भी की है। और कई लोगों से 1-to-1 करते हुए हमने उनसे चर्चा करते हुए उनके विचार भी साझा किए। कई सारे लोगों ने अपने ऑफर दिए। 2000 करोड़ के प्रस्ताव के एमओयू तो हमारे पास आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अभी आज का और कल का समय भी लिया है, जो हमारे ऐसे सब सेंटरों को देखते हुए मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी सभी संभाग के औद्योगिक अलग अलग प्रकार के सबमिट करते हुए हमने फरवरी में 30 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू करते हुए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भोपाल में हमारी जीआईएस की थी, जिसके माध्यम से 21,75,000 रोजगार के अवसर प्राप्त करने की बात कही। उसके बाद फरवरी में ये हुआ, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर महीने हमारे अलग अलग सेक्टर के, जैसे बीते महीने हमने आईटी का सेक्टर में इंदौर में इन्वेस्टर सबमिट की है, एग्रीकल्चर समिट हमारी मंदसौर और नरसिंहपुर में हुई है। सभी मंत्रालयों को अलग अलग प्रकार से जो रोजगार की संभावनाओं को लेकर के मध्य प्रदेश को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपनी पॉलिसियां भी इतनी अच्छी अनाउंस की है कि जिसके आधार पर देश भर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। जब बिजली में हम सरप्लस है और सड़कों की अच्छी स्थिति बनी है, अधोसंरचनाओं में भी हम बहुत मजबूती की स्थिति में आए। और सबसे अच्छी बात यह है,
हम अपने जो कमिटमेंट कर रहे हैं उनको पर्याप्त लैंड बैंक के आधार पर हम जमीन भी तुरंत आवंटित करते जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना मिशन और विजन दोनों क्लियर कर दिए हैं। इसका मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कुछ अलग ही असर देखने को मिलेगा। ये परिचर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका दुबे हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। और उद्योगपति दीपक भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस परिचर्चा की शुरुआत प्रियंका जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं, नीति, निवेश, आध्यात्म और पर्यटन का संगम, इसका मध्य प्रदेश में क्या असर होगा? करेगा, सीएम ही करेगा। लेकिन क्या अब उद्यम से जैसा को आपको लगा क्या होगा इसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। प्रियंका जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। दीपक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जो कल का जो आयोजन किया उसके लिए उन्हें ठीक है। धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा मैं जी, क्योंकि आज जो नई मेट्रो की सिटी की प्लानिंग जो है इंदौर के आसपास, जिसमें उज्जैन, धार, महू, देवास, पीथमपुर ये सभी को जोड़ा जा रहा है, तो उसके मद्देनजर ये जो वेलनेस समिट हुई है यह बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है। एक प्रदेश के स्तर पे भी देखें और राष्ट्र के स्तर पे भी देखें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वह एक विकास की सोच है और सबसे बड़ी बात की सोचने के साथ साथ निवेश को वो लेके आए, इसके लिए भी उन्हें बधाई देना चाहूंगा मैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसमें मध्य प्रदेश को अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है धरातल पर, क्योंकि इस प्रकार की जो समिट है यह समिट होने से एक माहौल बनता है और लोगों की दृष्टि में सारी चीजें आती है। एक आम जन भी जब अखबारों में इन चीजों को पढ़ता है तो वह जागरूक होता है। आप इंदौर के आसपास ऐसी समिट कर रहे हैं तो इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, तो सबसे ज्यादा पब्लिक को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और मध्य प्रदेश के ऐसे कई शहर है जहां पर ये जो निवेश आएगा उसका फायदा मिलना चाहिए। इंदौर में सारे बड़े हॉस्पिटल्स के ब्रांड हैं, चाहे मेदांता हो, चाहे अपोलो हो, चाहे जो भी बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं। आज ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ तक कि मैं बोलूं कि जो प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहां भी ऐसे हॉस्पिटल्स की अभी जो कि मेडिकल टूरिज्म के लिए आवश्यकता होती है, कमी है। तो यदि इन चीजों पे कार्य किया जाए और इनके साथ फार्मास्यूटिकल और विशेष रूप से आयुर्वेदिक, क्योंकि आयुर्वेदिक का केंद्र है मध्य प्रदेश। आज तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ बनाई जाती है, पैदा की जाती है और उसके बाद बहुत बड़ा विश्व का एक्सपोर्ट मार्केट है। कल कुछ इस पे भी चर्चा हुई थी और काफी सारे लोग वहां पर आए थे, जिससे कि इस प्रकार के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। जो ओडी-ओपी जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ ओडी-एमपी को हमें लागू करना चाहिए, वन डिस्ट्रिक्ट मेनी प्रोडक्ट। तो उसमें मेनी प्रोडक्ट में काफी सारी फार्मा कंपनियों की जो रेंज है दवाइयों की वो कवर होती है और आयुर्वेद भी कवर होती है। तो मेरा ये निवेदन है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इन चीजों को भी साथ में जोड़े तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और उससे पब्लिक को भी फायदा मिलेगा। चलिए, ठीक है। प्रियंका जी का मैं रुक कर लेता हूं। प्रियंका जी, पूरी बात आप दीपक जी की सुन रही थी, जरा उस बारे में भी प्रकाश डालिएगा। और एक बात आपसे और समझना चाहूंगा, जब उद्योगों की बात होती है तब लाभ की बात आती है, मूल लाभ निकल कर आता है, लेकिन इस बार स्पिरिचुअल वेलनेस की बात हो रही है, इसको कैसे देखें? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे हिट इंडिया और फिट इंडिया के स्लोगन के ऊपर शुरू से कार्य किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य को पर्यावरण का हिस्सा मानते हुए हर प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो समिट है, अगर हम इसकी बात करते वर्ष तौर पे मनाने के लिए सुनिश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और जैसे हमारे आदरणीय दीपक जी भाई साहब ने कहा, तो इस प्रकार 1 to 1 हर एक जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ भी चर्चा की है, पैनल्स के साथ में भी जो चर्चा की है, और जो इन्हीं की तरह बुद्धिजीवियों के द्वारा जो सजेशंस आ रहे हैं उनको साथ में लेते हुए ही मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कार्य कर रही है। तो डेफिनेटली दीपक भाई की तरह और भी जिन लोगों ने उन्हें सजेशंस दिए हैं उनको साथ में लेते हुए सरकार जिस विकास की धारा में विरासत और संस्कृति को साथ में
चल रही है, जिसमें कि आध्यात्मिक बहुत बड़ा योग की, जिसमें हम बात करते हैं 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पे हम जो बनाने वाले हैं, उसका जो स्लोगन है वो समाज में एक सकारात्मकता के साथ में, समग्रता के साथ में, वो जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर 300 वर्ष पूर्व जो सुश्रुत संहिता आती थी, जिसमें कहा जाए तो सारे उपचार पद्धतियों को माना गया था। ये हमारी पुरानी परंपरा है, सांस्कृतिक विरासत है हमारी, जिसको सहेजते हुए हम आज के आधुनिक युग में उसको समावेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित है जो भी सजेशंस इसमें आएंगे उनका भी उतना ही स्वागत किया जाएगा, जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रहे हैं और भी परिवर्तन करते हुए गवर्नमेंट साथ में चलेगी। अच्छा प्रियंका जी, जैसे कि दीपक जी भी बोल रहे थे, देखिए हमारे अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ना मध्य प्रदेश में पानी की कमी है, ना लैंड की कमी है, ना ह्यूमन पावर की कमी है और ना ही खनिज संसाधनों की कमी है। तो क्या हम वन डिस्ट्रिक्ट मैनी प्रोडक्ट की तरफ भी आगे बढ़ेंगे? जीआई टैगिंग वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स को लेकर के हर डिस्ट्रिक्ट का जैसे एक यूनिक होता है, और इसी चीज पे सफेद मूसली और अश्वगंधा जैसे प्रोडक्ट्स पे भी काम किया गया है। तो और भी अगर इस प्रकार के प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं तो उसको भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है दीपक जी, देखिए प्रमोट तो किया जाएगा, सरकार लगातार काम भी कर रही है। अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो विरासत से विकास की तरफ भी सरकार काम कर रही है। किस तरीके से हम अपनी विरासत से विकास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? अभी ये जो समिट हुआ है इसको आप कितना सफल मान सकते हैं? मध्य प्रदेश में लगातार समिट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं निवेश भी आ रहा है, उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है निवेश करने के लिए। इसे कैसे देखते हैं आप? इसे मैं बहुत सकारात्मक नजरिए से देखता हूं, क्योंकि विरासत की जो यदि हम बात करें तो विरासत से ही विकास संभव होता है। आज उज्जैनी विश्व के सबसे पुरातन शहरों में से एक है, और यदि सनातन संस्कृति की हम बात करें तो उज्जैनी उसमें सिरमौर शहर है। आज की तारीख में इतने पुराने पुराने अभिलेख हमें मिले हैं जिसमें उज्जैन की चर्चा की गई है। जब पूरे विश्व में ज्ञान कहीं नहीं था, उस समय भारत विश्व गुरु था और उसमें उज्जैनी शहर का बड़ा विशेष महत्व था। तो अगर उज्जैनी को वर्तमान में हम देखें परिदृश्य में, तो वर्तमान परिदृश्य में इंदौर के साथ उज्जैन और सराउंडिंग 200 किलोमीटर का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ का एरिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे आध्यात्म का भी विकास हो रहा है, क्योंकि उज्जैन आध्यात्म से अलग नहीं हो सकता, अध्यात्म उज्जैन से ही शुरू होता है। तो विश्व गुरु बनने के लिए भविष्य का जो भारत है वो एक नई पटकथा उज्जैन से लिख सकता है, क्योंकि उज्जैन बहुत प्रसिद्ध शहर भी है और एक पवित्र शहर भी है। एक अच्छी वहां पे जो प्रवासी भारतीयों की गैदरिंग यदि हम करते हैं तो वो सब लालायित होंगे। अभी जो कल का समिट था उसमें इतने लोग विदेशों से नहीं थे, देश से भी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बहुत ही सकारात्मक पहलू ये रहा कि लोगों में उत्साह था और एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन यदि भविष्य में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करें, उनका शास्त्रार्थ करें, जैसे कि पहले नालंदा और तक्षशिला में होते थे, तो उससे ज्ञान का आदान प्रदान होगा और यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यहाँ से जापान से, साउथ ईस्ट एशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक हब बन सकता है उज्जैन। क्योंकि उज्जैन के साथ इंदौर लगा है, यहाँ पे IIM, IIT जैसे विश्व स्तरीय कॉलेज हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये सब चीजें मायने रखती है और ये भविष्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और इसके अलावा देखिए दीपक जी, MSME और बाकी के जो उद्योग हैं उन्हें भी 5 करोड़ का अनुदान मिला है, तो क्या अब स्थिति और बेहतर हो जाएगी? देखिए MSME और स्टार्टअप ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सर्विस इंडस्ट्री इन्हीं से बिलोंग करती है। बड़ी इंडस्ट्रीज के पास फंड की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर 5 करोड़ भी अगर अनुदान दिया जाता है तो स्टार्टअप और MSME के लिए वरदान का काम करता है। और मेरा अनुरोध यह है कि वास्तविक जो MSME जिनको उसकी नीड है उनसे 1-to-1 मीटिंग की जाए और उन्हें फंड अलॉट भी किया जाए। ऐसा नहीं हो कि घोषणा हो जाए और 5 करोड़ रुपए का सिर्फ अखबारों में छापा जाए या टीवी के माध्यम से बताया जाए। 1-to-1 मीटिंग हो, उन्हें फंड का अलोकेशन हो और उसका फिर रिव्यू किया जाए कि भैया ऑडिट हो कि हमने आपको जो पैसा दिया था उससे आपने क्या किया, आपने क्या आपका धंधा बढ़ाया, टर्नओवर बढ़ाया, आपने लोगों को रोजगार दिया, आपने कोई नया पेटेंट करवाया या टेक्नोलॉजी पे आपने खर्च किया, रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च किया। तो 5 करोड़ 50 करोड़ जो भी हो, फंड की तो आवश्यकता हमेशा रहती है, क्योंकि MSME इंडस्ट्रीज
एक छोटे व्यक्ति द्वारा या किसी बच्चों के द्वारा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या जो लोग एक नई शुरुआत करते हैं, उनके लिए फंड तो एक मतलब ब्लड का काम करती है। शरीर में जिस प्रकार से ब्लड की आवश्यकता है, वैसे ही फंड का। तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन इंदौर शहर और उज्जैन शहर के हिसाब से 5 करोड़ का जो आंकड़ा है, बहुत कम है। आज जो यूनिट है, वह अगर कोई फैक्ट्री भी लगाती है तो 1-2 करोड़ की फैक्ट्री लग जाती है। लेकिन फिर भी एक शुरुआत हुई है, और इस शुरुआत से अगर धीरे-धीरे इसको बढ़ाया जाए और सही तरीके से लोगों को यह चीजें प्रदान की जाए, तो उससे बहुत फायदा मिलेगा, खुशहाली आएगी और विकास की एक नई गाथा बनेगी। ये बढ़िया बात, आपने बढ़िया तर्क रखा है। प्रियंका जी से भी समझते हैं। प्रियंका जी देखिए, एमएसएमई और उद्योगों के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन 5 करोड़ का जो अनुदान है, क्या वो काफी है? क्योंकि अगर हम बात करें बड़े शहरों की, टियर 1 टियर 2 शहरों की, भोपाल इंदौर की हम बात करें, तो यहाँ पर इतने कम अनुदान में शायद ही कुछ बेहतर हो पाएगा। अगर ये कम होता है तो जिस हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स डिपॉजिट किए जाती हैं जिला केंद्र पे, उसके अनुसार कार्य किया जाता है। तो वो उनका जो प्रोजेक्ट है उसके अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है और गवर्नमेंट उसके हिसाब से हेल्प भी करती है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, पर उसको भी लोकल स्तर पर रेक्टिफाई किया जाता है। अब जैसे भाई साहब ने कहा कि ये सारे परिणाम अगर बात की जाए तो इंदौर, या अगर इंदौर में जो टेक्निकली भाई साहब कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट्स ज्यादा वहाँ सक्सेसफुल रहे, इंडस्ट्री मीट वो जो है वहाँ सक्सेसफुल रही, कल्चर मीट जो है मंदसौर में सक्सेसफुल रही है। तो जो वेलनेस सेंटर के तौर पे तो अगर जैसा कि उज्जैन का कहा गया कि स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो महाकाल लोग को ये जो दूसरे भी ये सेंटर्स है, वहाँ पर आज मध्य प्रदेश सेंटर्स बड़े जो है कार्य कर रहे हैं। तो अध्यात्म को साथ में लेते, संस्कृति को साथ में लेते और उद्योग क्रांति को अगर हम लेकर के आते हैं, तो ये निश्चित तौर पे एक स्थानीय पहल है। और जो मैंने पहले भी अपने कमेंट में कहा कि जो रेक्टिफाई और जो जमीनी स्तर की समस्याएं हैं, तो इसके पहले भी जैसे जमीन के विषय आते थे, पानी को लेकर विषय आता था, बिजली से संबंधित समस्याएं आती थी, उनको लेकर के भी सरकार ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया है, जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स है उनका रुझान मध्य प्रदेश की ओर हुआ है। तो जिस प्रकार से हमारे दीपक जी भाई साहब ने सजेशन दिया है, तो ये इन सब चीजों के ऊपर भी कल जो 1-to-1 चर्चाएं की गई हैं, उन पर भी इस पे भी कार्य किया। तो डेफिनेटली जो संवाद से जो समस्या का हल निकालने की कोशिश की गई, तो निश्चित ही उसका जो रिजल्ट है आगामी समय में हम लोगों के सामने परिदृश्य होगा। मध्य प्रदेश की जो विकास की धारा बढ़ रही है। अच्छा देखिए प्रियंका जी, देखिए ये तो अनुदान की बात हो गई, और आप बोल रहे हैं कि इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, सरकार अपने हिसाब से इसे फ्लेक्सिबल तरीके से और अनुदान को बढ़ा सकती है। अच्छी बात है, एमएसएमई के लिए सरकार सोच रही है, छोटे उद्योगों के लिए सरकार सोच रही है। आपसे मैं रोजगार की बात करना चाहूंगा। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करें, रीजनल कॉन्क्लेव की अगर हम बात करें, और इस तरीके के जब समिट होते हैं तो रोजगार की उम्मीद बढ़ जाती है। अभी उम्मीद जताई जा रही है कि 21 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो ये कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजगार भी एक बड़ी चुनौती है। चुनौती स्किल्स की, तो स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी जो गवर्नमेंट के तरफ से रुझान दिखाए गए हैं कि जिसमें सीखो और कमाओ जैसे प्रोजेक्ट्स भी जो सरकार जी लाखों रोजगारों ने मतलब रोजगार में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था सीखो कमाओ योजना के माध्यम से। तो कौशल विकास कार्यक्रम भी सरकार चला रही है, सिर्फ एक रटी रटाई पुस्तक ज्ञान के अनुसार उनको स्किल्स भी डेवलप करना जरूरी है। रोजगार के लिए उसकी भी आवश्यकता उतनी ही है जितना कि आपका अध्ययन जरूरी है। तो उसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। तो हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा नीति में बदलाव को लाओ, चाहे समाज में जागरूकता को लेकर के, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम्स को फ्लेक्सिबल बना करके कोशिश की जाए। मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। और आगे भी जैसे मैंने कहा कि जब हमारा मैनिफेस्टो डिजाइन किया गया था, तो उसमें भी जनता के जितने भी सजेशन थे उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर चीज पॉलिसी को डिजाइन किया है। तो आगे भी जो होगा वो जनता को साथ में लेते हुए उनके सजेशन को और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक डिजाइन किया जाएगा। चलिए ठीक है दीपक जी, देखिए जितने भी कॉन्क्लेव की अगर हम बात करें, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए, और अभी ये जो समिट हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं उम्मीद है युवाओं में कि रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। और रही बात स्किल की, तो सरकार भी स्किल के लिए काम कर रही है। पहले युवा अपनी स्किल बढ़ाएं और उसके बाद बेहतर रोजगार पाएं। देखिए,
सीखो कमाओ योजना का, जैसा कि प्रियंका मैडम ने बताया, वह योजना एक बहुत अच्छी योजना थी और हम लोग भी उससे जुड़े थे। हमारा इंडस्ट्री एसोसिएशन ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमने शिविर भी आयोजित किए थे। और जो पिछली सरकार थी शिवराज जी की, उस समय भी हम इस स्कीम से जुड़े थे। और इसमें विशेष रूप से अप्रेंटिसशिप पे वर्क किया गया था, जिसमें कि जो भी नियोक्ता होते थे वो उनको कुछ एक अमाउंट दिया जाता था। लेकिन बाद में कई लोगों ने, मतलब हजारों लोगों ने उसमें एनरोलमेंट किए थे, लेकिन उनको अमाउंट मिला नहीं। तो इस बारे में हमने शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और फिर जिन लोगों को अमाउंट नहीं मिला, वहां पे नियोक्ताओं को, उद्योगपतियों को अपने जेब से पैसा भरना पड़ा। पहले तो ये लगा था कि सरकार इसका पेमेंट करेगी, लेकिन बाद में सरकार ही बदल गई। फिर हम उस चीज को फिर नए सिरे से हमने सोचा। लेकिन अभी जब नई सरकार आई है, तो अप्रेंटिसशिप के ऊपर वापस से वर्क शुरू हुआ है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन स्किल डिपार्टमेंट की एक मीटिंग में मैं गया था, वहां पर इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो अगर अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी लाभकारी योजना है। इसमें सभी को फायदा है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, उनको एक एश्योरेंस रहता है कि नहीं, मुझे पैसा मिलेगा। और जो एमएसएमई या स्टार्टअप कंपनियां हैं, वो ज्यादा पे स्केल मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको ये फायदा रहता है कि यार गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। तो इसमें ब्रिज बनाने की हमने कोशिश तो की थी, लेकिन ये इसके सिरे ही हम ढूंढ रहे हैं अभी तक। ठीक है प्रियंका जी, जिस तरीके से रोजगार की बात कर रहे हैं दीपक जी की, अच्छी बात है अगर सरकार इस ओर काम कर रही है, लेकिन ये शुरू जल्दी हो जाना चाहिए। मोड़ रखते हुए हर चीज पैनल्स के साथ डिसाइड किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से दीपक जी भाई साहब ने ये बात इस फोरम पे रखी है, तो निश्चित है कि ये सरकार के सामने भी रखी गई होंगी। तो पकड़ता तो उनके पर, क्योंकि ये जो अगर हम कह सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं डिजाइन की जाती हैं, उसको गवर्नमेंट जब अप्लाई करना शुरू करती है, तो वो सजेशंस आप लोग के साइड से ही आते हैं। तो अगर कुछ हो सकता है जमीनी स्तर की समस्याएं अगर आ रही होंगी, तो उन्हें भी बहुत जल्दी रेक्टिफाई किया जाएगा। परंतु जो सरकार का विजन है वो बहुत क्लियर है, और जिसमें सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है, जिसमें कृषि जो है मेन हमारा है। लेकिन इसके अलावा जब सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, तो हमने ये प्रॉमिस किया था कि रोजगार के और भी माध्यम खोजे जाएंगे। उसमें चाहे हम लोग अध्यात्म की तरफ कार्य करें, चाहे इंडस्ट्रीज की तरफ कार्य करें, या पर्यटन की तरफ कार्य करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए सभी इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ में आए। चाहे हमने जो रीजनल समिट करी, उनमें भी हमने जो स्थानीय समस्याओं को देख करके दूर करते हुए आगे बढ़े, और आज वहाँ पर जो बेनिफिट हो सकते थे स्थानीय स्तर पर रोजगार के, वो भी हुए हैं। और नया रोजगार का सृजन भी हुआ है, और जो नवाचार किए गए उनके माध्यम से पहले रीजनल समिट, फिर ग्लोबल समिट, और आज जो वेलनेस सेंटर्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो सभी चीजों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो पारंपरिक रोजगार है, उसके अलावा भी हम रोजगारों का सृजन कर सकें, और आधुनिक मध्य प्रदेश जो बनने के लिए हम अग्रसर हैं, उसके लिए भी हम जो कार्य कर रहे हैं, उसमें सारी चीजें हमारी हेल्प करेंगी। ठीक है, आखिरी कमेंट दीपक जी से मैं लूंगा। दीपक जी देखिए, यहाँ पर निवेश की बात तो हो रही है, सरकार लगातार उद्योगपतियों को आकर्षित भी कर रही है, लेकिन इस बार वेलनेस सेंटर की बात हो रही है, आध्यात्मिक पर्यटन की बात हो रही है। जब उद्योगों की बात होती है तो लाभ की बात होती है, मेन भूमिका लाभ की होती है उद्योगों के दौरान, लेकिन इस बार सरकार का फोकस आध्यात्मिक वेलनेस से है। आध्यात्मिक वेलनेस मध्य प्रदेश में कैसा हो कि मध्य प्रदेश के संसाधनों का उचित उपयोग हो, युवाओं को बेहतर रोजगार मिले और बेहतर से बेहतर निवेश मध्य प्रदेश में हो। देखिए, पर्यटन की यदि बात होती है तो पर्यटन एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। और आज यदि हम देखें, दुबई है, सिंगापुर है, ये जो शहर हैं, इन्होंने शुरुआत पर्यटन से ही की थी। ट्रांजिट वीजा मिल जाता था 4 दिन का फ्री, तो लोग यहाँ से अपनी फ्लाइट चेंज किया करते थे, साउथ ईस्ट एशिया के लिए सिंगापुर से, और यूरोप और अमेरिका के लिए या अफ्रीका के लिए दुबई से फ्लाइट चेंज करते थे। तो दुनिया भर की एयरलाइन को उन्होंने आमंत्रित किया, और वहां पे 4 दिन उन्होंने फ्री मतलब वीजा दिया उनको, एयरलाइन के साथ टाई अप करके। तो वो जो पर्यटक वहां 4 दिन रुकते थे, वो वहां समझते थे, और उसके बाद फिर उनका जब क्रम लगातार आना जाना बना रहता था, तो उन्हें अच्छा लगा, एक अपनापन लगने लगता था। तो यदि मुख्यमंत्री जी की ऐसी कोई प्लानिंग है पर्यटन की, तो चाहे स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, चाहे मेडिकल टूरिज्म हो, बहुत संभावनाएं हैं। और यहाँ पर बहुत मतलब स्किल्ड वर्कमैनशिप भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है।
तो अगर वर्कमैनशिप है और इस प्रकार से गवर्नमेंट की योजना है तो वो दोनों मिलाएंगे तो विन विन सिचुएशन सभी के लिए होगी और इस क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास होगा और पूरी दुनिया से पर्यटक आएंगे यहाँ पे वेलनेस की तलाश में और स्पिरिचुअलिटी की तलाश में। बिल्कुल। और वैसे भी मध्य प्रदेश में विरासतों की कमी नहीं है, संस्कारों की कमी नहीं। बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मिशन की, जिसमें नीति, निवेश, आध्यात्म और पर्यटन के लिए अब सरकार काम कर रही है। इसका असर मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगेगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।